हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 5 है, यानी यूनिट 3 है उसका चैप्टर 5, जिसमें बात की गई है न्यायपालिका के बारे में। तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे वो हम पहले ही नोट कर चुके हैं अपनी नोट्स में। देन आज हम इसको डिटेल से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है, न्यायपालिका क्यों होनी चाहिए, इसका क्या कार्य है, वो सारी बातें आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यदि बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया कि अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। ठीक है, मतलब कि ऑल ओवर जितने भी फैसले होते हैं वो सारी अदालतों में ही सुनाए जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वे यानी कि यदि कोई भी टीचर्स विद्यार्थी की, किसी भी स्टूडेंट्स की बुरी तरीके से पिटाई कर रहा है तो यहाँ पे अदालत यह तय कर सकती है कि जो भी टीचर्स हैं वो स्टूडेंट की पिटाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम सभी देखते हैं और आप सभी को भी पता होगा कि अब स्कूलों में जो ये बच्चों को मारा जाता था उस ऊपर क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई भी टीचर ऐसी हरकत नहीं करेंगे। क्योंकि उनके मारने से क्या होता था कि कभी बच्चे के सपोज आँख में लग गया, कान में लग गया, तो वो ज़िंदगी भर के लिए उसका या आँख या कान यदि बर्बाद हो गया तो प्रॉब्लम्स हो जाती थी। ठीक है, इसीलिए बात भी की गई है कि किसी भी स्कूल के टीचर्स बच्चों को नहीं मारेंगे। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि यानी अदालत सीधे तौर पे इसमें ये समझाया जा रहा है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था होती है वो छोटे से फैसले से लेकर, ठीक है, बहुत बड़े फैसले जितने भी होते हैं उन सारे फैसलों का निर्णय लेती है और सुनाती भी है। उसके बाद यहाँ पे वो फैसला देती है कि मतलब नदियों के पानी के बंटवारे पर भी फैसला दे सकती है कि राज्यों के बीच काफ़ी विवाद होता है। ठीक है, जैसे कावेरी जल विवाद हो गया, महानदी जल विवाद हो गया, नर्मदा जल विवाद हो गया, जितनी भी नदियाँ हैं तो राज्यों के बीच में ही, ठीक है, काफ़ी सारे इनमें विवाद चलते रहते हैं। उसमें भी क्या कर सकती है, अदालतें फैसला सुना सकती हैं। वे किसी के लिए किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर कुछ भागों में बांटा गया है और यहाँ पे आप अपनी नोट्स में लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें आप कैसे लिखेंगे, न्यायपालिका के कार्य, और ऐसे करके फिर यहाँ से आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे, फिर फ्लो चार्ट बना के लिखना है। ठीक है, ऐसे जैसे लिखा वैसे नहीं लिखना, एक फ्लो चार्ट में लिखना है, सो आप व्यवस्थित तरीके से लिख सकेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि न्यायपालिका के कार्य, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे विवादों का निपटारा करना, पहला हमारा जो है, ठीक है, और इसमें सिर्फ आपको यही बस लिखना है, विवादों का निपटारा करना। देन उसके बाद आप लिखेंगे न्यायिक समीक्षा। आपको ऐसे करके यहाँ से जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया इसमें लिखना विवादों का निपटारा, बाकी आप समझ लीजिए, लिखना नहीं है। ठीक है, इतना बस आप लिख लो, काफ़ी होगा, विवादों का निपटारा करना। सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, और थर्ड पॉइंट जो भी है अभी पहले इतना समझते हैं, लिखना आपको ऐसे ही है जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, तो इसमें विवादों का निपटारा में क्या बात कही गई है, न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। यानी कि जो न्यायिक व्यवस्था होती है वो नागरिकों को मतलब जो भारत के, जो भी अपने देश के नागरिक हैं, तो नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों व केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। यानी विवादों का निपटारा करने का मतलब क्या हुआ कि वो किसी के संबंध बीच में यदि विवाद चल रहा है तो उसको क्या कराएगी, उन विवादों का हल करेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में क्या बात की गई है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार
मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किए गए कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, यानी न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या हुआ कि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। ठीक है, और हमारे संविधान का संरक्षक भी कौन है? न्यायपालिका ही है। तो इसमें क्या बात की गई है कि न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून, ठीक है, कोई भी कानून, जो संसद हम देखते हैं कि संसद के द्वारा ही सारे कानून बनाए जाते हैं, तो यदि संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे, ठीक है, का क्या करता है? उल्लंघन करता है। और उल्लंघन का मतलब अभी हम इसके पहले पार्ट में ही बात किए हैं। तो आप यदि अपने पास नोट्स रखे होंगे तो आपको पता होगा कि उल्लंघन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी कानून के किसी के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है तो वो उसे रद्द कर सकती है। कौन रद्द कर सकती है? न्यायपालिका हमारी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा तीसरा, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। आपको उसी फ्लो चार्ट में थर्ड डालना है। इसमें आगे हम बात करें तो क्या बताया गया है कि अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, यानी कि देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, हम हों या आप हों या कोई भी हो, यदि उनको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा भी हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था। जो खेतिहर थे वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। यानी कि हाकिम शेख जी जो थे वो खेतिहर एक किसान थे जो कि चलती हुई ट्रेन से गिरकर क्या हो गए थे? काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे। जब कोई अस्पतालों में उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ठीक है, मतलब कि सॉरी यहाँ पे कई है, जब कई अस्पतालों ने क्या किया कि उनका इलाज करने से बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूँ, और काफ़ी खून बह रहा था तो उनकी हालत और गंभीर हो गई थी। ठीक है, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद उनकी हालत क्या होती है? थोड़ा अच्छी होती है। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश की जा रही कि उनकी हालत क्या है? काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को, ठीक है जी, मतलब भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, ये बात आपको नोट करनी है कि आर्टिकल 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, दैहिक और दैविक रूप से हमें जीने का अधिकार है, और गौरवपूर्ण, ऐसे ही नहीं, पूरे गर्व के साथ प्राउडली हमको अपने दैहिक और दैविक रूप से जीने का अधिकार है। और 21 आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 21 में बात की गई है। ठीक है, तो वो जब व्यक्ति न्यायालय जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है, वो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे हमने वहाँ पे देखा था कि उन सभी ने मना कर दिया था कि हमारे पास बेड ही नहीं है खाली। ठीक है, एक्स्ट्रा बेड ही नहीं है जिसमें हम आपको रखें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली था, फिर भी उन्होंने मना कर दिया था। तो वो क्या किए थे? न्यायालय तक गए थे और उसी के तहत ये कानून बनाया गया था। और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, यानी कि मौलिक अधिकार दिया गया था, इसमें हमारे स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। तो यदि कभी पूछा जाता है कि क्या स्वास्थ्य का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स है, तो आप बिल्कुल उसमें आंसर लगाओगे कि हाँ, मतलब स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल राइट्स
है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आई थिंक कि जब हम लोग क्लास 7th के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे भी सॉल्व किए थे कि स्वास्थ्य का अधिकार क्या हमारा एक मौलिक अधिकार है या नहीं। तो स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, और हम कहते हैं कि हमने तो सब पढ़ डाला, हमसे तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो यही होता है कि हम थोड़ा सा भी मिस किए तो फिर गए काम से। अब यहाँ पे यदि हम इसको नहीं इग्नोर कर देते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, हमने काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े, लेकिन जीवन जीने का अधिकार है, तो जीवन जीने का अधिकार का मतलब सीधे तौर पे है कि हमको जब अपना हेल्थ सेक्टर हमको मतलब इसकी हेल्थ की सुविधाएं हमको प्रोवाइड कराई जाएंगी, या हमको मतलब अच्छे तरीके से स्वास्थ्य रूप से जीने का अधिकार होगा, तो यानी स्वास्थ्य का अधिकार भी हमको है, और ये फंडामेंटल राइट्स में शामिल है, जबकि उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है कि नहीं है। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इधर उधर से भी आदमी लगा सकता है कि जब जीने का अधिकार है तो जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेंगे तो जिएंगे कैसे। दैट मीन्स स्वास्थ्य का भी अधिकार तो बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है। ठीक है, और आप इसको अपनी नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा कि आर्टिकल 21 दैहिक एवं दैविक रूप से गौरवपूर्ण जीने का अधिकार है, और जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो भी एक हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, फलस्वरूप क्या होता है कि न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हकीम सैफ को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। ठीक है, यानी कि अदालत ने क्या किया कि पश्चिम बंगाल की सरकार को क्या करती है, आदेश देती है। ठीक है, न्यायालय हमेशा किसी से याचिका नहीं करती, किसी से आवेदन नहीं करती, वो सीधे ऑर्डर देती है। तो न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है कि जितना भी मतलब आपकी लापरवाही के वजह से जो उनका नुकसान हुआ है, जितना उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा लगा, उन सारे का आपको मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, और मुआवजा का मीनिंग आपको आई होप कि अच्छे तरीके से पता होगा, और यदि नहीं पता तो अभी आप अपनी नोट्स खोलिए और वहाँ पे सबसे पहले आप उसको देखिए। ठीक है, तो मुआवजा देगी। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे, और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों का इलाज मतलब रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996। ठीक है, ये पूरा वहाँ पे न्यायालय में जो पेश किया गया था कुछ ऐसे ही पेश किया जाता है हमेशा। जब भी आप देखोगे कि केशवानंद बनाम भारतीय एटसेट्रा जो भी होता है तो ऐसे ही पेश किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो याचिका दायर की गई थी वो क्या थी, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें आगे, तो सबसे पहले इसमें बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी अपने संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में मतलब कि क्या किया गया था, 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया था। पहले ये कुछ अलग तरीके से था, यानी कि ये जो इमारत अभी दिख रही है पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी स्थापना कब की गई थी, 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। उसके बाद इसमें 1958 तक में इसका ये जो रूप अभी हमको देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर वो बनाया गया अच्छे तरीके से, और जिसे अब हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे की बात करें यदि, तो इसमें बताया जा रहा है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, ठीक है, कि हम बोलते हैं कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, यानी कि जो जितने भी फैसले होते हैं किसी के दबाव में नहीं लेती है, और यही आशा रहती भी है हमारी कि हमारी न्यायपालिका